हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस के पेपर को लेकर। दोस्तों, ये एग्ज़ाम्स जो है आज की डेट में यानी कि 11 मई 2025 को ये आयोजित हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास जो पेपर सेट है दोस्तों, ये पेपर सेट बी है और इसका हम आंसर पूरा वैल्यूएट करेंगे, पूरा आंसर देंगे आपको। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज का जो पेपर रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और सारे अभ्यर्थी जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की थी, उन अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो आया है, उनका कहना है कि पेपर जो है इजी टू मॉडरेट रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और साथ ही दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। इसमें जो दोस्तों यहाँ पर जो पेपर है इसके अंतर्गत 100 जो है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हैं और साथ ही जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपकी रीजनिंग से संबंधित। तो हम दोनों चीज़ों का एक साथ जो है यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास में। और साथ ही दोस्तों आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो पेपर ये हुआ था, इसमें 1/4 जो है यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रखी गई है। ठीक है, तो टोटल पेपर 150 अंकों का है और इसमें क्या मेरिट रह सकती है इस पर हम चर्चा करेंगे अंत में। तो आप ज़रूर पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिए और अपने आंसर्स भी यहाँ पर ज़रूर मिलाइएगा। और अगर किसी आंसर में आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा, हम आपको यहाँ से रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया था दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा सही है। तो दोस्तों ये दिया गया था, तो यहाँ से हमें बताना था जो भारत के अंतर्गत जो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पूर्व होता है और इधर हो गया पश्चिम। तो इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर जो अनुक्रम है वो सही अनुक्रम बताना था। अगर हम बात करें तो दुर्गापुर सबसे पूर्व में है और उसके बाद उससे पश्चिम में जमशेदपुर है और उससे भी पश्चिम में राउरकेला है और उससे भी पश्चिम में भिलाई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, सूची ए को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य से संबंधित ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस पेपर में कराया है और सेम यही क्वेश्चन उसके अंतर्गत आया था दोस्तों। ग्रुप सी के अंतर्गत हमने ये क्वेश्चन पेपर में इसको कराया है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आप पुराने प्रैक्टिस सेट्स को ज़रूर देखें। पुराने जो पेपर्स आए हुए हैं उत्तराखंड के अंतर्गत उनको ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो और जो हमने प्रीवियस पीसीएस का पेपर कराया था दोस्तों, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन भी उसके अंतर्गत इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल सेम नहीं है बट इसी प्रकार का है। तो एक अच्छा आइडिया मिल जाता है पेपर का और उसके आधार पर तैयारी करने में आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का रेस्पॉन्स आया है कि पेपर बहुत अच्छा आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे इसमें दोस्तों तारापुर जो दोस्तों वह है कहाँ है, महाराष्ट्र में है तारापुर। ठीक है, तो पहले का तो सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा जो कैगा है दोस्तों, यह है कर्नाटक में। कैगा कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है दोस्तों। इसके अलावा जो कुड़नकुलम है दोस्तों, कुड़नकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, कुड़नकुलम। ठीक है, इसके अलावा जो काकरा पार है दोस्तों, ये है गुजरात में। काकरा पार कहाँ है, गुजरात में है दोस्तों। तो इस आधार पर देखें तो इसका जो है पहले का दूसरा यानी कि इसमें हो रहा है, उसके अलावा दूसरे का चौथा यानी कि इसमें हो रहा है। तो इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपको कोई दो ऑप्शन इसके अंतर्गत आते हैं तो वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही होने के चांस बनते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन और कारक पर।
तो अभिकथन और कारक का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें जो अभिकथन है वो है हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है। बिल्कुल सही है। हिमालय के अंतर्गत जो जैव विविधता है वो समृद्ध रूप में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता है। और यही जैव विविधता दोस्तों जलवायु परिस्थितियों ऊंचाई में भिन्नता है जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। तो हिमालय क्षेत्र में जो है जैव विविधता के कारण ही क्या होता है, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जो है यहाँ पर उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं। तो इस आधार पर देखें कथन और कारक दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, कथन ए और जो है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतमाला परियोजना है क्या दोस्तों, पहले इस पर हम बता देते हैं। भारतमाला जो परियोजना है दोस्तों, सड़कों के द्वारा पूरे भारत को एक साथ जोड़ना, इसको भारतमाला परियोजना कहा गया है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया था वो दिया था भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसका सेकंड जो दिया है वो भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं दोस्तों, दोनों ऑप्शन जो दिए हैं बिल्कुल सही हैं। तो इस आधार पर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कुद्रेमुख दिया है, सालहेर दिया है, पुष्पगिरी दिया है और महाबलेश्वर दिया है। तो ये पर्वत चोटियों के नाम हैं और इनकी ऊंचाई को अवरोही क्रम में बताना है। तो अवरोही क्रम में दोस्तों क्या होता है कि घटता क्रम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई में है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुद्रेमुख सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है इन चारों में। ठीक है, कुद्रेमुख हो गया सबसे पहले। उसके अलावा फिर कौन सा होगा दोस्तों, उसके बाद है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी है दोस्तों दूसरे नंबर पे। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों सालहेर है, सालहेर तीसरे नंबर पे है। और महाबलेश्वर दोस्तों उससे कम ऊंचाई वाला है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन रहा है दोस्तों। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है। तो लौटता मानसून की जो अवधारणा है दोस्तों, ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु। तो लौटता मानसून जो अवधारणा है दोस्तों किससे संबंधित है, यह है दोस्तों शरद ऋतु से संबंधित है। ठीक है, तो आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों, इसलिए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। तो लौटता मानसून जो उदाहरण दी गई है वो शरद ऋतु से संबंधित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, तराई क्षेत्र या सुंदरवन क्षेत्र। तो भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो जो सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, पाई जाती है दक्कन के पठार में। दक्कन पठार में दोस्तों भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को, तो दोस्तों ये है मई का महीना पेपर का और यहाँ पर दिसंबर का करंट अफेयर आया हुआ है। तो एटलीस्ट आपको मई के एग्ज़ाम के लिए फरवरी तक का करंट अफेयर यहाँ पर तैयार जरूर करना था, फरवरी मार्च तक का। तो यहाँ पर 12 दिसंबर 2024 के सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियनशिप बनकर जिसने इतिहास रचा है कौन है। ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, विदित गुजराती या हरिका द्रोणावली या गुकेश डी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है गुकेश डी है। ये हमने दोस्तों जो 2024 के करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये शतरंज चैंपियनशिप वाला क्वेश्चन भी आपको कराया है। तो गुकेश डी दोस्तों यहाँ पर 12 दिसंबर 2024 को जीते थे, विश्व चैंपियनशिप जीती थी और ये जो है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत के अंतर्गत दोस्तों यूसीसी हाल ही में लागू हुआ है। और किस राज्य में हुआ है, ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कॉमन सी बात थी। मतलब कहने का तात्पर्य है उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। यूसीसी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य जो है उत्तराखंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन दिया थे आपको, टोक्यो, रियो डी जेनेरो या ओसाका कोबे या सिंगापुर। तो यहाँ पर 19वां G20 सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो जम्मू कश्मीर जो आम चुनाव हुए थे दोस्तों, तो वहाँ पर अनुसूचित जाति की जो टोटल सीटें थी वो थी टोटल 7 सीटें। कितनी सीटें? तो 7 सीटें दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति की रही थी और जम्मू कश्मीर विधानसभा आम चुनाव के दौरान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो अगर हम बात करें दोस्तों कौन सा संस्थान ऐसा है भारत में जिसने अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करी थी, तो ये है दोस्तों एम्स ऋषिकेश। ठीक है, उत्तराखंड में है दोस्तों ये एम्स ऋषिकेश। और ये जो है इसने सबसे पहली हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमने आपको कराया भी था, हाल ही में ये हुआ भी है। तो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो बहुत आसान से ये क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप में रहा था और इसने जो है 200 से अधिक पदक जीते थे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का जो द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था दोस्तों, ये हल्द्वानी में किया गया था। कहाँ किया गया था? हल्द्वानी में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों, कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन। और इसके जो वो थे अध्यक्ष रहे थे, जोशी रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो ये हल्द्वानी में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्ता मानू मेला आयोजित होता है? तो मोस्ता मानू मेला, इस पर हमने उत्तराखंड की अपनी जो क्लास कराई थी उसके अंतर्गत ये मेले पर संबंधित कोई हमारे जो क्लास रही थी दोस्तों, एक क्लास हमने इसमें मेले से संबंधित करा रखी है। अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके हमारे उत्तराखंड वाले प्ले लिस्ट में उत्तराखंड के टॉपिक को लेकर आप लगातार हमारी क्लासेस देख सकते हैं। आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमारी जो क्लासेस दोस्तों प्रीवियस पेपर को देखकर एक सटीक तरीके से कराई जाती हैं, तो इसलिए आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ता मानू मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? ये होता है पिथौरागढ़ में। कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं? तो कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक ऑप्शन दिया है तारादत्त गैरोला, बीपी सक्सेना, पन्नालाल और एल डी जोशी। तो दोस्तों ये जो कुमाऊं कस्टमरी लॉ जो पुस्तक है इसके लेखक है पन्नालाल। ठीक है, तो हमने कुमाऊं से संबंधित जो पुस्तकें हैं और उनके लेखकों पर भी प्ले लिस्ट में एक क्लास दी थी दोस्तों, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? तो दोस्तों वो नदी है
ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदी माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है? तो दोस्तों आप पीसीएस का कोई भी पेपर देखें तो उसमें सब में इसी प्रकार के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसमें पठार से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है हर बार और जो ये जलवायु से संबंधित जो वन होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता रखता है वह है कर्नाटक पठारी प्रदेश। कर्नाटक का पठारी प्रदेश जो है दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य भंगाड़ी के युद्ध का उल्लेख है? तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अकाल उस्ताद, वृद्ध विचार और विचित्र नाटक और गुरु विलास, ये चार ऑप्शन दिए थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य जो भंगाड़ी के युद्ध का उल्लेख किया गया है दोस्तों विचित्र नाटक के अंतर्गत किया गया है। ये गुरु गोविंद सिंह की एक जो है आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है, और जिसमें गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य जो है भंगाड़ी के युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो विचित्र नाटक इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमोली के भोटिया के संबंध में मैत और गुनसा से तात्पर्य है। तो मैत और गुनसा क्या होते हैं दोस्तों? ये चमोली के जो भोटिया जनजाति है उससे संबंधित है दोस्तों ये मैत और गुनसा। तो ये क्या होते हैं? ये मैत और एक गुनसा एक निवास स्थान को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, ये निवास स्थान होते हैं मैत और गुनसा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लाखा मंडल पूछा गया है दोस्तों। यहाँ प्राचीन स्थल लाखा मंडल ये देहरादून में है। ठीक है, ये हमने क्लास के अंतर्गत कराया भी है दोस्तों अच्छे तरीके से। इसके अलावा पांडुकेश्वर दोस्तों ये चमोली में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद गोविशान जो है दोस्तों उधमसिंह नगर में है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है बैजनाथ। अगर बैजनाथ की बात करें तो दोस्तों बैजनाथ है बागेश्वर में। ठीक है, और कहाँ है ये? बागेश्वर में है। और जबकि यहाँ पर पिथौरागढ़ दिया गया है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आपको व्याख्या सहित हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि आगामी पेपर्स में भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन दिया है चौराबाड़ी ताल, वासुकी ताल, सतोपंथ ताल और लोखाम ताल। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों ये लोखाम ताल दोस्तों ये है नैनीताल में, और जिसका जो है कहीं से कहीं तक केदारनाथ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो नैनीताल इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें चौराबाड़ी ताल और वासुकी ताल ये दोनों केदारनाथ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और जो सतोपंथ ताल है दोस्तों ये बद्रीनाथ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर की के साथ ही बात करेंगे तो बद्रीनाथ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो है इसके साथ इंक्लूडेड हो सकता है दोस्तों, ये इन तीनों को एक साथ मान सकता है आयोग जो है यहाँ पर। तो नैनीताल दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर इसका बनेगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात आएगी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर बन सकता है। ठीक है, तो और जो सटीक आंसर बनेगा वो लोखाम ताल बनेगा क्योंकि ये नैनीताल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हम सही मान के चलेंगे, और सी और डी दोनों वाले भी इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। वो आयोग के रिजल्ट में उस पर आंसर की पर डिपेंड करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। टिहरी राज्य के प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? तो टिहरी राज्य के अंतर्गत जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो प्रकाशित की गई थी दोस्तों, जो किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी प्रिंटिंग प्रेस, तो वो की गई थी, ऑप्शन है भवानी शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या सुदर्शन शाह। तो टिहरी राज्य के अंतर्गत सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस डाली गई थी दोस्तों, उसका प्रारंभ किया गया था, वो किया गया था प्रताप शाह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन से क्रमानुसार सूची सही है?
तो इसमें अजयपाल, बलभद्रपाल, सहजपाल और श्याम शाह। तो इसमें हम बात करें तो दोस्तों, तो जो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले अजयपाल, ठीक है, अजयपाल सही होगा। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों सहजपाल का, ठीक है, अजयपाल के बाद किसका नंबर आता है? सहजपाल का। और सहजपाल के बाद बने थे इसमें दोस्तों बलभद्रपाल, ठीक है, और उसके बाद बने थे श्याम शाह। तो इस आधार पर हम देखें तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अजयपाल, सहजपाल, बलभद्रपाल और श्याम शाह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंदोलन और उनके प्रणेता के यहाँ पर सूची दी गई है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन है गौरा देवी से, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्षों को कटान हो रहा था उस पर गौरा देवी ने जो है पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके अलावा दोस्तों पानी राखो आंदोलन, ये सच्चिदानंद भारती से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन से संबंधित है। इसके अलावा जो बीज बचाओ आंदोलन, जो बीज बचाने का जो आंदोलन था दोस्तों किससे संबंधित है? ये है विजय जरधारी से। किससे संबंधित है दोस्तों? बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी से है। इसके अलावा मैती आंदोलन जो संबंधित है दोस्तों कल्याण सिंह रावत से संबंधित है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर दो गौरा देवी और कल्याण सिंह रावत ये बिल्कुल फेमस हैं, जो मैती आंदोलन और चिपको आंदोलन से संबंधित हैं दोस्तों। तो इस आधार पर देखें तो इसका पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर बनता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कमिश्नर हेनरी रैमजे, ठीक है, हेनरी रैमजे का नाम बहुत फेमस है दोस्तों, द्वारा स्थापित 12 आना बीसी, जो 12 आना बीसी व्यवस्था निम्न में से किस एक से संबंधित थी? तो दोस्तों ये 12 आना बीसी व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन है भू व्यवस्था, न्यायिक सुधार, युद्ध कोष और दुर्भिक्ष कोष। तो 12 आना जो बीसी व्यवस्था थी दोस्तों ये किसके रैमजे द्वारा स्थापित की गई थी, और ये भू व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? भू व्यवस्था से संबंधित है 12 आना बीसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम जो सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है दोस्तों वो की गई है लाल कुआं में। कहाँ की गई है? लाल कुआं में दोस्तों उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण क्या है? तो पनवाली दोस्तों क्या है? पनवाली ऑप्शन ग्लेशियर, बुग्याल, नदी या चोटी। तो पनवाली दोस्तों उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण बुग्याल है। क्या है? ये एक बुग्याल है दोस्तों। अगला है वसुधारा ताल एक है, तो वसुधारा ताल क्या है दोस्तों? वसुधारा ताल अगर बात करें दोस्तों, ऑप्शन है भूस्खलन झील, ज्वालामुखी झील, हिमनद झील और धौलीकरण झील, ये दिए गए थे 4 ऑप्शन। तो वसुधारा ताल दोस्तों एक हिमनद झील है। क्या है ये? एक हिमनद झील के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों कौन सी जनजाति सबसे न्यूनतम है? तो थारू, भोटिया, बुक्सा और वनराजी। तो अगर बात करें दोस्तों ये तीनों प्रकार की जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वनराजी दोस्तों यहाँ पर सबसे कम जो है, ये जनजाति की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे वो 2 दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या क्या हैं? मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये, क्योंकि मुख्य सीमा भ्रंश जो होती है दोस्तों वो शिवालिक को किससे पृथक करता है? लघु हिमालय से पृथक करता है। ये सही आंसर है। और साथ ही शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो शिवालिक जो है हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और बी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में भी ये आ सकता है।
मुख्य सीमा भ्रंश किसको पृथक करता है? तो शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है। और दूसरा, शिवालिक किस प्रकार की श्रेणी है? तो शिवालिक जो है हिमालय की एक नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रम पूछा गया था इनका, आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें हरिद्वार की है, ये आपको पता है, हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है। तो हरिद्वार सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो सबसे कम इन तीनों में देखें तो उधम सिंह नगर है, और उसके बाद जनसंख्या देहरादून में है, और उसके बाद हरिद्वार में है। तो आरोही क्रम में अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। तो इस आधार पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पर हमने जनसंख्या क्रम वाला टॉपिक करा रखा है दोस्तों, तो वहाँ पर हमने 7-8 जो है इन 13 जिलों को एक सीक्वेंस वाइज आरोही क्रम में पूरा समझा रखा है दोस्तों। आप प्ले लिस्ट में जाके उत्तराखंड वाले टॉपिक के अंतर्गत आप जा सकते हैं। आपको एक बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी यहीं से हो जाती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे जो प्रीवियस हमने पेपर कराए थे उनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और साथ ही जो हमने उत्तराखंड का जो सटीक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कराए हैं, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें आए हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, भारत की जनगणना 2001 से 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः क्या था? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 2001 और 2011 के बीच जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, वो 30 जो है बढ़ा था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में कितने का इंक्रीज हुआ था? 30 का हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही बैठता है, 159 और 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 2001 में 159 था, और 2011 में 189 यहाँ पर जनसंख्या घनत्व हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकुची आपदा घटित हुई? तो बेलाकुची आपदा किस वर्ष घटित हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है 1970, 1974, 1978, 1968। तो बेलाकुची जो आपदा घटित हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में बेलाकुची आपदा घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ऊंचाई का घटता क्रम यानी कि अवरोही क्रम यहाँ पर हमें बताना है। तो केदारनाथ, पंचाचूली और नंदा देवी और कामेट, ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं। तो अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ी, सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वह है नंदा देवी। तो थर्ड ऑप्शन इसका पहला वाला। ठीक है, तो पहला थर्ड होना चाहिए। तो नंदा देवी, उसके बाद दोस्तों नंबर आता है किसका? कामेट। ठीक है, नंदा देवी के से थोड़ा कम है कामेट की ऊंचाई। उसके बाद आता है दोस्तों केदारनाथ, और उसके बाद आता है पंचाचूली। ठीक है दोस्तों, तो नंदा देवी सबसे टॉपेस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सी में दोस्तों पहले नंबर पर थर्ड दिया गया है। तो नंदा देवी, कामेट, केदारनाथ, पंचाचूली, तो ये इनकी ऊंचाई का घटता क्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नंदा देवी दोस्तों क्या है, फूलों की घाटी जो है नंदा देवी जीव मंडल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और दूसरा, नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थलों में से एक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, आंसर है, क्योंकि नंदा देवी दोस्तों यूनेस्को के एक धरोहरों में से एक है। और नंदा देवी जो है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? नंदा देवी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, कि दोनों ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा नगर किस नदी के जलागम में स्थित है? तो अल्मोड़ा जो नगर है दोस्तों, ऑप्शन है गगास, कोसी और सुयाल, तीसरा है सुयाल, चौथा है कोसी। तो अल्मोड़ा नगर दोस्तों कोसी और सुयाल नदियों के जलागम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा नगर दोस्तों कोसी और सुयाल नदी, ठीक है, ये दोनों के जलागम में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव पर कितना है? तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत जो 2023-24 में जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा था, वो रहा था 9.99%। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कितना यूजफुल रहा था? 9.99% रहा था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो किसान सम्मान निधि जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों, 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही है ये। और उसके अलावा जो इसकी तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। तो ये दोनों सही हैं दोस्तों। किसान सम्मान निधि 2018 से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है, दिसंबर 2018 से। और ये इसकी जो तृतीय किस्त है दोस्तों, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, A1 और 2 दोनों सही दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण और संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है? तो किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण और संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये अगर आपको बताएं तो रेड सिंधी नस्ल के पशुओं का, साहिवाल नस्ल पशुओं का, गिर नस्ल के पशुओं का। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीन में से कौन सा सही है बताना है। साहिवाल नस्ल के जो पशु हैं दोस्तों, इनका भी भ्रूण प्रत्यारोपण किया जा रहा है। और दूसरा, गिर नस्ल के जो पशु हैं, ये भी भ्रूण प्रत्यारोपण के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा इनका विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, साहिवाल और गिर नस्ल के पशु। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 41 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। उत्तराखंड में लिंगानुपात, तो लिंगानुपात अगर हम बात करें 963 है दोस्तों, बहुत आसान सा था, 963। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या है? यह है 890। ठीक है, 890 है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितने का है दोस्तों? यह है 189 है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व। और साथ ही शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड 2016 के अनुसार है दोस्तों 38। ठीक है, कितना है? 38। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो पहले का सेकंड और दूसरे का पहला, तो पहले का सेकंड अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन दूसरे का बी का पहला केवल एक में ही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जरूर याद करें दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में लिंगानुपात 2011 963, और बाल लिंगानुपात दोस्तों ये 890। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड जो है 189 बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर जो है वो 38 है 2016 के अनुसार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है कर विभाग, व्यापार विभाग, कृषि विभाग और कीमत विभाग, कीमत नीति। तो दोस्तों, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का जो संबंध है दोस्तों, वो किससे है? वो है कर विभाग से संबंधित है। किससे? कर विभाग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल लाओ इनाम पाओ कर विभाग से। ठीक है, अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेज हुई हैं उनके अंतर्गत ये हमने 1% से संबंधित क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो लगातार जो भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों, वो सारे हमारे क्लासेज के अंतर्गत हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हमारे क्लासेज लगातार वॉच कर रहे होंगे तो आपका एग्जाम जो है बहुत बेस्ट गया होगा। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम 1% वाले जो जिले हैं क्रमशः नैनीताल और उधमसिंह नगर हैं दोस्तों, क्योंकि नैनीताल में जो है सर्वाधिक जो है 1% है, और उधमसिंह नगर में सबसे न्यूनतम है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था?
तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों, वो लगा था 27 मार्च को, और 27 मार्च 2016 को। ठीक है, तो 2016 तो इसमें चारों ऑप्शन में आया है, लेकिन सटीक आंसर दोस्तों 27 मार्च। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो बना था MPI प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS5 2019 टू 21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों ये था 9.67, 9.67% ये रहा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही है? तो 2023-24 के अंतर्गत जो उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर रही थी दोस्तों, वो रही थी 7.58%। कितनी रही थी? 7.58% रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे उनके हम ऑप्शन सारे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सटीक आंसर ही याद होना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन 47 है दोस्तों, सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो 1814 में जब ब्रिटिश गोरखा युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है ई गार्डनर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। तो 1814 में जब ब्रिटिश गोरखा युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें ब्रिटिश गवर्नर जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये क्लास भी हमने अपने प्रीवियस पेपर सेट के अंतर्गत करा रखी है दोस्तों। अगला है, उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं प्रकाश पंत। ठीक है दोस्तों, प्रकाश पंत दोस्तों उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी पुलिस को जो है गांधी पुलिस व्यवस्था के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रांतीय रक्षा दल, उत्तराखंड पर्यटन पुलिस, या राजस्व पुलिस व्यवस्था, या होमगार्ड। तो यहाँ पर गांधी पुलिस के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है राजस्व पुलिस व्यवस्था को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो बहुत आसान से क्वेश्चन था दोस्तों, खटीमा दिया था, पिंडर दिया था, उसके अलावा धारचूला दिया था और चक्राता। तो चक्राता विधानसभा सीट दोस्तों यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने विंधम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 1921 में ही पी विंधम की अध्यक्षता में जो है वन शिकायत समिति का गठन हुआ था। बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा जो दिया है, इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ब्रिटिश शासन सरकार के द्वारा जो समिति बनाई गई थी, इसको कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एवं सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ष 2024। ठीक है, वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया है? तो कौन से लेखक हैं दोस्तों? ऑप्शन है पंकज बिष्ट, बटरोही, सुभाष पंत या मृणाल पांडे। तो 2024 में जो लेखक हैं दोस्तों, उनमें सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार मिला था सुभाष पंत को। किसको मिला था? सुभाष पंत को मिला था दोस्तों। जो हमने करंट अफेयर की क्लास कराई थी, उसके अंतर्गत हमने इसको भी इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार सुभाष पंत को मिला था 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, उत्तराखंड में हाल ही में किसमें जो है दोस्तों यहाँ पर अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है?
तो उत्तराखंड में हाल ही में जो वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कोटद्वार में। किसमें हुआ था? कोटद्वार में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री दिया गया था? तो उत्तराखंड के अंतर्गत दोस्तों पद्मश्री जो सम्मान मिला था, वो मिला था राधा भट्ट को। किसे मिला था? राधा भट्ट, जिन्हें जो है समाज सेवी को, ये समाज सेवी हैं और इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है 2025 के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहा है दोस्तों। अगला है, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला है, वो मिला है एकता बिष्ट को। किसे मिला है दोस्तों? एकता बिष्ट को मिला है। और ये एकता बिष्ट दोस्तों किससे संबंधित हैं? ये हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? तो कौन सा उत्पाद इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, हिमालय हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत? तो जंगली वन शहद ये बिल्कुल इसके अंतर्गत था। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत। इसके अलावा पहाड़ी राजमा ये भी इसका सही है। हिमालयी लाल चावल ये भी इसका सही है। तो पश्मीना शॉल दोस्तों यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको इसमें कोई और ऑप्शन सही लगता है तो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन में 57 है, उत्तराखंड राज्य में पीएम जन मन योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें। तो दोस्तों अगर उत्तराखंड के अंतर्गत जो पीएम जनमन योजना है, उसके सही लाभार्थी हैं बुक्सा और राजी जनजाति। बुक्सा और राजी जनजाति दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पीएम जनमन योजना के सही लाभार्थी बुक्सा और राजी जनजातियों को माना गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का जो वित्तीय डाटा है दोस्तों कहाँ होता है? देहरादून, हरिद्वार, रुड़की या पिथौरागढ़। तो वित्तीय डाटा जो है, डिटेल जो है, वित्तीय फाइनेंशियल डिटेल जो है वो देहरादून से लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था? तो ऑप्शन है ए एडवर्ड गार्डनर, हेनरी रैमजे, जी.डब्ल्यू. ट्रेल या जॉर्ज गैवन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो प्रीवियस पेपर्स में आप देखेंगे हमारी क्लास के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जाके, तो बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए आपसे कहते हैं लगातार प्रीवियस पेपरों को आप जरूर रिवाइज करके ही एग्जाम में बैठें। तो ये इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है एडवर्ड गार्डनर। ए गार्डनर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की बात यहाँ पर पूछी गई दोस्तों। ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन या आइस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो दोस्तों यहाँ पर जो पादप हार्मोन के रूप में जाना जाता है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये एक पादप हार्मोन है दोस्तों, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, निम्न में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है सोडियम, पारा, सोना और लोहा। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक घनत्व है वो है गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड का घनत्व सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों पारा की, तो पारा दोस्तों कमरे के टेम्परेचर पर जो है द्रव अवस्था में होता है, इसलिए जो है इसका घनत्व ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सोना जो है इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूची एक और सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जो है बीमारियां दे रखी हैं और उनका कारण दिया गया है। ठीक है, कारक क्या है इसका दिया गया है, रोग और कारक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले दिया गया है टाइफाइड। तो टाइफाइड दोस्तों जो रोग है ये किससे होता है? इसका कारक है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो टाइफाइड का साल्मोनेला
टाइप ही। तो यहाँ पर इससे समझ से भी इसका आंसर दिया जा सकता था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया दोस्तों किससे होता है? न्यूमोनिया दोस्तों होता है स्टेट स्टेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर के दृष्टिकोण से एग्जाम में बैठने पर, तो यहाँ पर न्यूमोनिया और न्यूमोनी यहाँ दिया ही है, और साथ ही टाइफाइड टाइप ही यहाँ पर दिया था। तो जो अभ्यर्थी थोड़ा रीजनिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाते तो कहीं ना कहीं ये इसका ऑप्शन सही कर देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन ए सही बनेगा, क्योंकि ए का एल और साथ ही बी का आई। साथ ही हाथी पांव जो बीमारी है दोस्तों, हाथी पांव रोग है, ये जो है दोस्तों किससे कारक क्या है इसका? बुचेरेरिया। ठीक है, इसके अलावा सामान्य जुकाम जो है किससे होता है? राइनो वायरस से। सामान्य जुकाम किससे होता है दोस्तों? राइनो वायरस से होता है। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमाटाइट, अभ्रक और मैग्नेटाइट। तो इसमें से जो अधात्विक खनिज है दोस्तों वह है अभ्रक। अभ्रक जो है एक अधात्विक खनिज है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह जिनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है निम्न ग्रहों की कक्षाओं में के मध्य स्थित होते हैं। तो दोस्तों सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं वो जो हैं किन ग्रहों के मध्य स्थित हैं? वो है मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह हैं दोस्तों एस्ट्रॉइड्स जिनको कहते हैं, ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो चित्र फाइल यानी कि जो इमेज होती है दोस्तों, जो इमेज फाइल होती है उसका एक्सटेंशन कौन नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो पीएनजी है इसकी इमेज, क्योंकि इसको पीडीएफ बनाते हुए काम करते हैं। उसके अलावा जेपीईजी भी है इसके अंतर्गत दोस्तों, और टिफ भी है दोस्तों, TIFF, ये भी है .TIF। तो इसमें दोस्तों .com दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, किसी भी इमेज फाइल का एक्सटेंशन जो नहीं है वह है .com यानी कि .com। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो कंप्यूटर के अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछे गए हैं थोड़ा ठीक ठाक से पूछे गए हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है दोस्तों? वह है रैम। रैम दोस्तों कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए स्कैनर, प्रिंटर या रैम, ये तीनों के तीनों गलत हैं दोस्तों। राउटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो रोम चिप हार्डवेयर होता है, हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है, मदरबोर्ड भी हार्डवेयर है दोस्तों, लेकिन लिनक्स दोस्तों यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है? तो ईमेल सेवा प्रदाता कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है लिनक्स, याहू मेल, फोटोशॉप या MS वर्ड। तो दोस्तों ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पे ईमेल सेवा दोस्तों है yahoo.com। ठीक है, तो याहू मेल सेवा दोस्तों जो है ये एक मेल सेवा के रूप में जानी जाती है। अगला दोस्तों है, कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो कौशाम्बी जो दोस्तों है वह है आपके वत्स वत्स की राजधानी है। वत्स महाजनपद की राजधानी है दोस्तों कौशाम्बी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अलवार संत निम्नलिखित में से किस एक धर्म से संबंधित हैं? तो अलवार जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो हैं वैष्णव संप्रदाय से। किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित हैं अलवार। ठीक है, अलवार संत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में विष्टि क्या था? तो प्राचीन भारत के अंदर विष्टि क्या था दोस्तों? विष्टि एक प्रकार का बलात् श्रम था दोस्तों। ठीक है,
तो ये एक प्रकार का श्रम था दोस्तों वृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत स्विच बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है बेकेलाइट का। किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट का दोस्तों। ये प्रीवियस पेपर के अंतर्गत हमने कराया है दोस्तों, इम्पोर्टेंट था और ये एग्जाम में आ भी गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण इनमें से होता है। तो मानव जो शरीर कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है दोस्तों, किससे होता है? ये होता है दोस्तों राइसोसोम से। किससे होता है? राइसोसोम के द्वारा जो है अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1882 का जो हंटर आयोग है वो किससे संबंधित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो 1882 में जो हंटर आयोग है, हंटर आयोग किससे रिलेट करता है दोस्तों? यह है शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह को शाहे से खबर के नाम से जाना जाता है? तो शाहे से खबर के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है फर्रुखसियर और शहादर शाह, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम। तो दोस्तों शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ? तो इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ दोस्तों? ऑप्शन है रिपन, इल्गिन, कैनिन या कर्जन। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था दोस्तों वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंतर्गत हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था दोस्तों, हमने अपनी क्लास के अंतर्गत कराया था और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लिखा था। तो मित्र मेला जो संगठन है इसकी स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो पेपर है इसके अंतर्गत हमारी प्रीवियस क्लासेज जो हुई हैं उनके अंतर्गत काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो सेम टू सेम उसी प्रकार से आए हुए हैं जो प्रीवियस पेपरों में आए हुए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णित के सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ठीक है, तो ये जो है निर्णित हुआ था। उसके बाद जो हुआ था दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और उसके बाद हुआ था एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। तो ये दोस्तों ऑप्शन इसके सही बनेंगे। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग किसके रिप्लेसमेंट में यानी किसकी जगह पे आया था दोस्तों? सब्स्टिट्यूट। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर या अंतर्राष्ट्रीय परिषद के स्थान पर, नीति राज्य योजना आयोग के स्थान पर या क्षेत्रीय परिषद के स्थान पर? तो जो नीति आयोग अस्तित्व में आया था दोस्तों वो आया था योजना आयोग के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस संविधान संशोधन में ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ा है? तो जो संविधान संशोधन है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, इसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संघीय संसद और राज्यों की विधायक जो है संप्रभु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका गलत है। उसके अलावा बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्राविधानों के अनुरूप है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि
किसी कानून को संवैधानिक घोषित करने की शक्ति है और ये वह संविधान के प्राविधानों के विरुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर केवल बी सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्योंकि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो है किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, क्योंकि यदि वह संविधान के प्राविधान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 ही इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो कथन है दोस्तों, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना, बिल्कुल सही है। इन्होंने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। इसके अलावा बाजार नियंत्रण का प्रारंभ, बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाजार नियंत्रण का प्रारंभ जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया था, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, केवल 1। केवल 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दीवान ए अमीर की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के अष्ट प्रधानों में निम्न में से कौन वित्त मंत्री होता था? तो शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे दोस्तों, उनमें से वित्त मंत्री कौन होता था दोस्तों? वो होता था अमात्य। अमात्य दोस्तों वित्त मंत्री इसके अंतर्गत होता था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। बिल्कुल सटीक है दोस्तों, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दोस्तों समान सिविल संहिता का ही उल्लेख किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। तो ये दोनों आंसर इसमें सही दिए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान वो उसका स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया दोस्तों। तो संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, इससे आधारित हमने क्लास कराई है दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत। क्योंकि हमने जो है यहाँ पर प्रवक्ता जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए क्लास कराई है, जिसमें हमने भारत के संविधान को एक डिटेल पूर्वक समझाया है। तो उसके अंतर्गत हमने ये चर्चा की थी। तो संसदीय व्यवस्था जो था दोस्तों, ये ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों सोवियत संघ से लिए गए हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिए गए हैं, ये लिए गए दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए नीति निर्देशक तत्व दोस्तों? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो इसके ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए आप इसको नोट्स कर लें। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य दोस्तों सोवियत संघ से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक संशोधन और उनके जुड़े प्राविधान यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे प्रथम संशोधन कब हुआ था दोस्तों? प्रथम संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन के अंतर्गत। तो पहले का तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। और साथ ही दोस्तों 21वां जो संशोधन हुआ था वो किस संबंधित था? 21वें संशोधन के अंतर्गत दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर बात करें 52वें संशोधन के अंतर्गत, तो 52वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 61वें जो संशोधन हुआ था दोस्तों, इसमें मतदान करने की आयु 21 से 18 वर्ष की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसके अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहले का जो ए प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 21वें संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 52वें संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 61वें संशोधन के अंतर्गत मतदान करने की आयु 21 से 18 वर्ष रखी गई है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड इसका सही आंसर बनेगा। और ये जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आगामी जो भी एग्जाम्स आपने देने हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची में कोड सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, जो जनजातीय सलाह परिषद, तो जनजातीय सलाह परिषद जो दोस्तों है वह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसके अलावा जो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन किया गया है दोस्तों, वो किया गया है 4थी अनुसूची के अंतर्गत। इसके अलावा जो भाषाएं हैं दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं, भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के से संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों किस में हैं, ये हैं दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची, इसके अलावा भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान दोस्तों ये दूसरे अनुसूची के अंतर्गत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 89 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। तो इसमें अगर हम बात करें, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, सूचना का अधिकार अधिनियम और पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें दोस्तों, चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा हुई थी, सबसे पहले तो ये आएगा। उसके अलावा फिर आएगा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, बिल्कुल सही है। उसके अलावा दोस्तों फिर जो कालक्रम के अनुसार नंबर आएगा वो आएगा पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उसके अलावा संशोधन अधिनियम हुआ था 73वां दोस्तों पंचायती राज के लिए। और चौथा आएगा सूचना का अधिकार अधिनियम, ये तो 2005 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आरबीआई के गवर्नरों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो अतीत से वर्तमान तक का यहाँ पर दिया गया है, जैसे पीसी भट्टाचार्य, सी रंगराजन, विमल जालान और एनसी सेनगुप्ता। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम इनको अतीत से वर्तमान की ओर करें तो देखें, सबसे पहले पीसी भट्टाचार्य हो गए, उसके बाद जो है एनसी सेनगुप्ता होंगे, उसके बाद अगर बात करें तो सी रंगराजन होंगे और उसके बाद आते हैं विमल जालान। ठीक है दोस्तों, तो पीसी भट्टाचार्य और उसके बाद एनसी सेनगुप्ता, उसके बाद सी रंगराजन, उसके बाद विमल जालान। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों SDG 6, तो SDG 6 क्या है, ये साफ पानी तथा स्वच्छता का है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें SDG 13 जो रिलेट करता है दोस्तों, वो जलवायु कार्यवाही से रिलेट करता है। ठीक है, SDG 6 जो है साफ पानी और स्वच्छता से, और जो SDG 13 है जलवायु कार्यवाही से संबंधित है। इसके अलावा जो SDG 10 है दोस्तों, वो असमानताओं में कमी से संबंधित है। इसके अलावा जो SDG 16 है दोस्तों, वह है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ये आगामी पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 25-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अनुमानित राजकोषीय घाटा की बात करें तो यह है जीडीपी का 4.4% है, और इसको हमने करंट अफेयर के अंतर्गत आपको कराया था।
ठीक है, तो ये 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.4%। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एस तारापोर समिति। तारापोर समिति दोस्तों 1997 में की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की है चालू खाता परिवर्तनीयता में और पूंजी खाता परिवर्तनीयता में। तो दोस्तों भारत ने जो 1997 की जो तारापोर समिति है, इसके परिणाम स्वरूप भारत ने चालू खाता परिवर्तनीयता में पूर्ण जो है यहाँ पर हासिल की है, पूर्णता हासिल की है। इसलिए इसका पहला वाला सही है बट सेकंड वाला रॉन्ग है। तो केवल 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चालू खाता परिवर्तनीयता। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन सी योजनाएं हैं दोस्तों? ये हैं शिशु योजना, किशोर योजना और तरुण योजना। तो दोस्तों मुद्रा योजना के अंतर्गत जो योजनाएं हैं शिशु, किशोर और तरुण योजनाएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये की गई थी दोस्तों 1982 में, 1982 में दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों निम्न में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया था? तो लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का जो सुझाव दिया था दोस्तों, वो दिया था उर्जित पटेल समिति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उर्जित पटेल समिति ने दोस्तों लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 97 है केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है? तो केंद्रीय बजट जो 2025-26 है दोस्तों, इसका टारगेट है, इसका मुख्य थीम है सबका विकास। क्या है दोस्तों थीम? सबका विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है दोस्तों, इसे शुरू किया गया था दोस्तों 2018 में। तो पहली बात तो इसको 2018 में शुरू किया गया था, ना कि 2015 में। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना है, ये भी बिल्कुल गलत दिया है दोस्तों। यहाँ पर 112 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका ना तो एक सही है, ना ही दो सही है, तो कोई भी इसमें सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है 2018 में शुरू किया गया था और 112 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना इसका उद्देश्य रहा है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय स्थायी बेंच से ही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में धारवाड़ है, इसके अलावा राजस्थान के जयपुर और बॉम्बे का नागपुर, लेकिन मध्य प्रदेश का भोपाल इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का भोपाल इसमें सही सुमेलित नहीं है, जबकि कर्नाटक का धारवाली है, ठीक है, स्थायी बेंच है। इसके अलावा राजस्थान का जयपुर है और बॉम्बे का नागपुर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934, इस पुस्तक ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, वो लिखी गई थी एम विश्वेश्वरैया। किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये लिखा गया था दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पीसीएस लोअर पीसीएस के अंतर्गत 11 मई को आयोजित परीक्षा के लिए हैं। और ये हमारा सेट बी के क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें सटीक आंसर देने का पूर्ण प्रयास किया गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर भेजिएगा,
जिसका हम सही जवाब और प्रयास करके देने का कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास रखी दोस्तों रीजनिंग वाले जो 50 क्वेश्चन है उस पर रहेगी, और उसमें हम जो है सटीक आपको आंसर देंगे। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों अपने आगामी पेपर के लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी तैयार कीजिए। काफ़ी कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और हमारी क्लास जो प्लेलिस्ट में उत्तराखंड से संबंधित जो हमने क्लासेस कराई थी, उसमें से सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत आए हुए सारे क्वेश्चन हमने पहले कराए हुए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।